Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Kashif Sheikh. Last lecture में the geological time scale chart को, phyletic lineage को, इन दो टॉपिक्स को हमने एक comprehensively डिस्क्राइब किया था. phyletic lineage शजरा नसब के बारे में जो हमने स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ पढ़ा था, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम सवाल है. शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग सवाल ये अक्सर बोर्ड में आ रहे हैं. फाइलेटिक लाइनेज के बाद अब एक नया जो हमारा सवाल शुरू होता है वो है बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड एक साइंसी तरीकाकार है. तो किसी भी जिंदा जानदार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक ख़ास तरीके कार के ज़रिए हल किया जाए, वो मुख्तलिफ स्टेप के ज़रिए हल किया जाए, उसकी अच्छी तरह छानबीन जांच पड़ताल की जाए. जाहिर सी बात है कि जब हम कोई भी बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ेंगे उसका ताल्लुक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से होगा. जिंदा जानदारों को जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो तरीकाकार अपनाया जाता है उन्हें बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. 2019 मुल्तान बोर्ड में ये सवाल लॉन्ग में भी आया, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आए. बहुत अहम सवाल है. आज हम उसको कंप्रिहेंसिवली और स्टेप बाय स्टेप समझें, पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड हमें क्या बता रहा है. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी तफसील और फिर इसके स्टेप्स बाय स्टेप हम एक समझेंगे. तो सबसे पहले आपके सामने सवाल लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मेथड. अब बायोलॉजिकल मेथड सवाल जो स्टार्ट हो रहा है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हो रहा है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ऐसे मसाइल जो जिंदा जानदारों के साथ रिलेट करते हों उन्हें किसी एक खास तरीके के साथ हल किया जाए. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. कोई भी मसला जिसका ताल्लुक जिंदा जानदारों से होता है उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. तो ये छोटी सी डेफिनेशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की. उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड जो कि इस मसले को हल करने के लिए बनाया गया है. बायोलॉजिकल मेथड में द मेथड यूज्ड टू स्टडी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, या यूज्ड टू स्टडी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिफिकली, साइंसी तरीकेकार से हल किया जाए, यह भी आप लिख सकते हैं. तो मेथड यूज्ड टू स्टडी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिफिकली इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स. तो ये एक डेफिनेशन है जो कि बायोलॉजिकल मेथड को इंडिकेट करती है. अब थोड़ी सी इसकी तफसील देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके स्टेप कौन कौन से स्टेप हैं और बारी बारी उन स्टेप्स को पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल साइंस लाइक अदर साइंसेस, बहुत सारी साइंसेस की ब्रांचेस हैं. तो ये भी एक बायोलॉजिकल जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, एक मुनज़्ज़म इल्म है. मुनज़्ज़म इल्म वो होता है जिसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना हो गलती की, जिसमें मसाइल को एक तरीकेकार की मदद से हल किया जाए. एंड हैज अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी, और कोई खास तरीका होता है. मिसाल के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वो एक खास तरीके के तहत होता है. कोई भी चीज बनाना चाहे वो भी एक तरीके के तहत सरअंजाम पाएगी. यानी कि एक मेथडोलॉजी होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, आपके पास एक मुनज़्ज़म इल्म होना चाहिए, तब ही आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे, उसे हल कर पाएंगे. तो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल साइंस लाइक अदर साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज एंड हैज अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी. एक खास तरीकाकार है
It is based on experimental inquiry. It is based on experimental inquiry. यानी कि ये ऐसे मसला हल नहीं होना कि आपके सामने कोई जिंदा जानदारों से रिलेटेड कोई बात की गई और आपने ऐसे ही उसे हल कर दिया। ये तजर्बाती छानबीन के बाद हल होगा। और तजर्बाती छानबीन का मतलब होता है इसमें सबसे पहले कोई ना कोई चीज होगी जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम इसको अगले स्टेप की तरफ लेके जाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करेंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। तो ये कोई आम चीज नहीं है कि हम इसे सिंपली डिफाइन करके और हल कर दें किसी चीज को। तो लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, तजर्बाती छानबीन से हल किया जाता है, विच हैज फॉलोइंग स्टेप, जिसको मुख्तलिफ मराहिल हैं, मराहिल से गुजर कर ही एक प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड के जरिए हल किया जाता है। वो आपके पास है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। तो ये 5 स्टेप हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। तो ये 5 स्टेप बायोलॉजिकल मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक मुनज़्ज़म और तजर्बाती छानबीन के बाद हल कर सकते हैं। तो हमने बायोलॉजिकल मेथड को जो स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले मैंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको बताई कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करनी है, बायोलॉजिकल मेथड कैसे डिफाइन करना है, उसको थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना है ताकि इंफॉर्मेशन हासिल करें क्या है कि तरीकाकार वाकई कोई सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या सादा है। तो ये एक खास तरीकाकार है और फिर हमने देखा उसके स्टेप्स हैं जिनको हम बारी बारी अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आप देख रहे हैं नंबर 1 पर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को कहते हैं मुशावरत। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज को, देखना। और वो देख कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं? अल्लाह ने हमें सेंसेस दी हैं, 5 हमारे पास सेंसेस हैं, विजन है, टच है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो कि किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने में अहम रोल प्ले करता है। ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी ऑलवेज बिगिन विद चांस ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी होगी, तजर्बाती छानबीन होगी, उसकी शुरुआत किससे होगी? वो ऑब्जर्वेशन से होगी। जब तक मैं किसी चीज को देखूंगा नहीं या सुनूंगा नहीं, तो ऑब्जर्व नहीं किया मैंने, तो मैं कैसे किसी मसले को हल कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगी चीज को, या मैंने देखा है, या मैंने सुना है, या मैंने चखा है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन को किस तरह लिया जाता है, मुशावरत किस तरह की जाती है? वो 5 सेंसेस के जरिए की जाती है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। उनमें हेयरिंग, सुनना, टच, छूना, स्मेल, विजन, टेस्ट, देखना, सूंघना और चखना। ये 5 हिस्से हैं हमारे पास जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं। इनके जरिए हम ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि म्यारी भी हो सकती है और मिकदारी भी हो सकती है। म्यारी और मिकदारी दोनों हो सकती है। तो दोनों को डिफाइन कर लेते हैं और दोनों की आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है। पहली है क्वांटिटेटिव और दूसरी है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं और क्वालिटेटिव किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट, यानी कि बेहतरीन है, दुरुस्त है, एक्यूरेट है। मेजरेबल, इसका मतलब इसकी पैमाइश की गई है, मेजर किया गया, एंड प्रिसाइज, और बिल्कुल इसका जो मेजरेबल है, जो छानबीन की गई है, जो इसकी पैमाइश की गई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स, और हम उसे नंबर्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये थोड़ी सी बात है समझने के लिए, क्या है कि चंद बातें बताई गई हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट, मेजरेबल, प्रिसाइज एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर, और इनको हम नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं
क्वांटिटेटिव मिकदार, तो मिकदार को जब भी हम लिखते हैं तो वो नंबर्स में लिखते हैं और जो नंबर होता है वो एक्यूरेट आता है और इससे हमें सवाल को समझने में आसानी होती है। आपके सामने एक एग्जांपल लिखी गई है क्वांटिटेटिव की, जिसमें लिखा गया है कि 1 kg। अब 1 kg के आगे ब्रैकेट में आपको नजर आया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिखा हुआ। इसका मतलब नंबर आपके सामने लिखा है तो क्या है, एक्यूरेट है, मेजरेबल है, प्रिसाइज है और नंबर्स में है। तो आपके सामने 1 kg का मतलब 1000 ग्राम उसके अंदर होते हैं, तो आपको एक्यूरेट, मेजरेबल आपको नंबर्स में मिल गया। मिल्क इज हैवियर देन 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि 1 किलो दूध जिसमें 1000 ग्राम होते हैं वो भारी होता है वजन में। 1 लीटर जिसके अंदर 885 या 900 के लगभग ग्राम पेट्रोल होता है। तो इससे हमें वाज़ेह फर्क नजर आया कि अगर ये नंबर ना होते तो हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती कि 1 ग्राम और 1 लीटर में फर्क क्या है। तो यहाँ पर नंबर देकर उसने एक एक्यूरेट मेजरेबल कर ली कि हमें पता भी चल गया, प्रिसाइज बात होगी, एक्यूरेट होगी कि वाकई जो 1 किलो दूध है वो हैवियर है 1 लीटर पेट्रोल से, वो आपको नंबर से उसने शो करके दे दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो आपके पास सेकंड टाइप से ऑब्जर्वेशन की वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव म्यारी, म्यार बता रहा है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन शो क्वालिटी एंड नॉट मेजरेबल इन नंबर्स, और वो नंबर में मेजरेबल नहीं होती, उसकी पैमाइश नंबर्स में नहीं की जाती एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। जैसे कि हमने इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में किया था। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से डिफरेंस कैसे है वो भी देख लेते हैं। आपके सामने इसके एग्जांपल है। क्वालिटेटिव की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, 1 किलोग्राम मिल्क इज हैवियर देन 1 लीटर पेट्रोल। 1 किलोग्राम मिल्क, नंबर्स नहीं दिए गए, जबकि क्वांटिटेटिव में नंबर दिए गए हैं 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम दिया गया है। 1 किलोग्राम मिल्क इज हैवियर देन 1 लीटर पेट्रोल। तो आपको क्वालिटी बताई गई है कि 1 किलो दूध जो होता है वो भारी होता है 1 लीटर पेट्रोल के साथ। अब यहाँ पे नंबर नहीं है एज कंपेयर टू द क्वांटिटेटिव। इसका मतलब है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर द मोर एक्यूरेट, मोर मेजरेबल एंड द मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल मेथड में फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन को एक तरतीब के साथ हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की कि बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसमें कौन से स्टेप्स हैं, जिसमें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ाया कि हमेशा ये शुरुआत इसकी जो होगी ये किसी न किसी सेंसेस के जरिए होगी, इंक्वायरी के जरिए होगी। और वो सेंसेस 5 सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया और समझने की कोशिश की ये क्या है। उसके बाद क्या है कि हम नेक्स्ट इसके स्टेप को स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का दूसरा अहम तरीन स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के एतबार से भी। हाइपोथेसिस होता क्या है? देखिए ये अभी वो बात है जो अभी एक तरीके के साथ हल हो रही है, अभी इसमें इतने शवाहिद हासिल नहीं है, अभी इसकी स्टडी होना बाकी है। जो हमें स्टेटमेंट मिली है, जो हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मिली है, हम उसको हल कर रहे हैं। तो वो हाइपोथेसिस के जरिए उसको स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद कि हाइपोथेसिस क्या चीज होती है। अ स्टेटमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाइए आप जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्वेशन की सुना है, आपने देखा है कुछ, तो आपने जो भी ऑब्जर्वेशन की है उसको आपने एक स्टेटमेंट में लिख दिया। डाटा, आपने उनका एक डाटा इकट्ठा कर लिया कि ये मसला इस तरीके से हल होना है और ये इसका एक डाटा है। एक्सपीरियंस, आपके पास अगर तजर्बा है
आप उस तजर्बे की बुना पर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं कि इससे रिलेट कोई चीज कर रही हो अगर, एंड बैकग्राउंड नॉलेज, और अगर कोई माजी का कोई इल्म है जो कभी इस तरह के मसाइल हल किए गए हैं, उन तमाम चीजों को एक ही स्टेटमेंट में इकट्ठा कर देना और उसके ऊपर तहकीक करना, उसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तो डिफाइन दोबारा कर लेते हैं इसको। तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप है अ स्टेटमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेटा, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट इन द हाइपोथेसिस। जो कि मसला है वो इवेंट कहलाता है, उससे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उससे हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अभी हल नहीं हुआ, ये अभी हल होना है, टेंटेटिव है, एक्सप्लेनेशन है इसकी, अभी जरूरत है अभी एक्सप्लेनेशन। उसको भी ऐसे स्टेटमेंट जिसको अभी स्टडी होना है, जो अभी हल नहीं हुई, हल की तरफ जा रही है, उसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब हाइपोथेसिस किस तरह फॉर्मुलेट की जाए, इसको किस तरह बनाया जाए, तो लिखा हुआ है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए दो तरीकेकार है, दो रास्ते हैं। नंबर 1 है डिडक्टिव रीजनिंग और नंबर 2 है इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये दो आपके सामने तरीकेकार बताए जा रहे हैं, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। तो पहला तरीकाकार है डिडक्टिव रीजनिंग। क्या होती है? उर्दू में मैंने इसको यूं लिखा है, पहले से मौजूद कानून के तहत कोई नतीजा अक्स करना। यानी कि एक तरीकाकार पहले से मौजूद है, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम एक मसले को हल करने जा रहे हैं, उसके नतीजे की तरफ, उसकी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो किस पहले से मौजूद कानून के तहत कोई नतीजा अक्स करना, उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ये बता रहे हैं ये आम से खास की तरफ चलेगा। यानी कि जो भी हम नतीजा निकालेंगे वो एक खास किस्म का नतीजा होगा, वो रिजल्ट, वो कंक्लूजन कोई आम चीज नहीं कि वो आम से खास की तरफ होगी। इसको इस तरह भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अक्स करना, स्पेसिफिक कंक्लूजन एक खास नतीजा, फ्रॉम सम जनरल एक्सेप्शन कुछ आम मफरूजात से, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल एक्सेप्शन। यानी कि ये अक्स करता है एक खास किस्म के रिजल्ट को, नतीजे को, कंक्लूजन को कुछ आम सी मफरूजात से। तो ये डिफाइन है, ये डेफिनेशन है डिडक्टिव रीजनिंग की। उसको हम देख लेते हैं कि इस पे कोई कानून लागू है, क्या है कि ये कानून के तहत इसको हल किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो यहां पर इसका एक रूल दिया गया है, कानून दिया गया है कि जब भी हमारे पास कोई मसला आएगा, प्रीमाइस आएगा, जिसे हम मसला कहते हैं, वो इफ से स्टार्ट होगा और जब उसका कंक्लूजन निकलेगा तो देन पे वो खत्म होगा। यानी कि ये शर्त लाजमी है, ये वैलिड है कि इफ से स्टार्ट करना है और देन पर इसको कंक्लूड करना है। तो आइए हम देख लेते हैं वाकई ऐसा है। नंबर 1 एग्जांपल आपको दी जा रही है, इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं या पर हैं, एंड स्पैरोज आर बर्ड्स, और हम ये भी जानते हैं कि जो चिड़िया हैं वो भी परिंदे होते हैं, वो भी परिंदा है, देन स्पैरोज हैव विंग्स। तो जब स्पैरो परिंदा है तो जाहिर सी बात है फिर स्पैरो पे भी विंग्स होंगे। तो इसका मतलब पहला मसला यह था कि इफ ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स, पहले मसले में बताया गया प्रीमाइस नंबर 1 कि तमाम परिंदों के
पर होते हैं। तो स्पैरो के भी विंग है एंड स्पैरो हैव बर्ड्स। स्पैरो एक परिंदा है, स्पैरोज भी परिंदे हैं। देन स्पैरोज हैव विंग्स, तो जाहिर सी बात है तब नतीजा क्या निकला, ये कंक्लूजन है, तो चिड़ियों के भी क्या होंगे, पर होंगे। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट्स हमने ये बात प्रूव की कि ये इफ से स्टार्ट हुआ, पहली बात, ये दूसरी बात, और ये नतीजा जो निकला है, कंक्लूजन जो निकला है, ये देन पे निकला है। तो ये रूल के तहत एक मसले को हमने हल किया। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव नीड सनलाइट, इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स, तमाम पौधों को जरूरत है सूरज की रोशनी की, क्योंकि सूरज सबसे बड़ा सोर्स है, सनलाइट जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस, जाई तारीफ के लिए, उर्दू में हम कहते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए रोशनी की मौजूदगी में जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट, तो पहले कानून क्या है, पहली मसला क्या है, पहली बात क्या बताई जा रही है, इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, देन हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, एनी ग्रीन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द डार्क। अगर कोई भी ग्रीन प्लांट्स को जिनको रोशनी की जरूरत होती है, सूरज की जरूरत होती है, सोलर एनर्जी की, तो अगर हम उसे डार्क में रख दें, अंधेरे में रख दें, या पॉलीथीन का उसके ऊपर शॉपर चढ़ा दें, अंधेरा कर दें, वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाएगी और वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। ग्लूकोज क्यों लिखा, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छी बात, अच्छे तरीके से, कि पौधे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज को बनाते हैं। ग्लूकोज एक शुगर है, ऑटोट्रोफ है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ये प्रूव हुआ, इफ एंड देन, कि ये इफ से स्टार्ट होगा और कंक्लूड किस पे करेगा, देन पर। इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, देन एनी ग्रीन प्लांट्स प्लेस्ड इन डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज, वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। तो ये अभी हमने एग्जाम्पलीफाइड किया है डिडक्टिव रीजनिंग को, पहले तरीकेकार को हाइपोथेसिस के। अब हम दूसरा तरीकाकार पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या चीज है और ये किस तरह कंपेरेबल है डिडक्टिव रीजनिंग के साथ। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब किसी नए कानून के तहत कोई नतीजा अक्स करना, यानी कि पुरानी बात क्या थी, डिडक्टिव में क्या कहा था, पहले से मौजूद कानून के तहत किसी नतीजे को अक्स करना। इंडक्टिव में क्या कहा जा रहा है, किसी नए कानून के तहत, कोई नया कानून है उसके मुताबिक कोई कंक्लूजन करना, कोई नतीजा अक्स करना। डिफाइन किया गया है, इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम एक खास चीज से एक जनरल चीज की तरफ जाते हैं, एक आम चीज की तरफ मूव करते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इन्वॉल्व ड्राइंग, ये मुश्तमिल है, ये शामिल है अक्स करने में जनरल कंक्लूजन, आम नतीजा, फ्रॉम सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एक खास किस्म की मुशावरत से, एक खास किस्म की मुशावरत से किसी भी जनरल कंक्लूजन को अक्स करना, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। अब इसको हम किस तरह एग्जाम्पलीफाई करके समझे, वही कानून, वही रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि डिडक्टिव में आया, इफ एंड देन, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दी गई है इंडक्टिव रीजनिंग की, इफ स्पैरोज आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स, अगर चिड़िया परिंदा है और उसके पर है। ये पहला मसला बयान किया गया, प्रीमाइस नंबर 1। मसला नंबर 1 बताया गया, इफ स्पैरोज आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स एंड वी नो, और हम जानते हैं पैरट्स, तोते, ईगल, चीले, हॉक, उकाब एंड क्रोस, कौवे आर बर्ड्स, वो भी तो परिंदे हैं। दूसरा मसला क्या हुआ कि ये तमाम जो परिंदों के नाम है, ये तमाम परिंदे हैं। देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स,
मसला है। इफ स्पैरोज आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स एंड वी नो पैरट्स, ईगल्स, हॉक्स एंड क्रोज आर बर्ड्स, जब तमाम ही बर्ड्स हैं, दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो तमाम परिंदों के क्या होंगे? पर होंगे। तो ये मैंने आपको दो चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया है। बायोलॉजिकल मेथड में दूसरे स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, तफसील के साथ समझाया आपको, एक एक लाइन को डिस्क्राइब किया आपको, अकॉर्डिंग टू बुक सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आप नोट्स भी इसके बना के अपने पास महफूज करके याद कर सकते हैं चीजों को, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो। हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, फार्मूलेट किया, दो तरीकेकार बताए गए, एक डिडक्टिव है और एक इंडक्टिव है। डिडक्टिव की एग्जांपल आपके सामने है और इंडक्टिव को डिफाइन करने का उसकी एग्जांपल आपके सामने है। तो इसके बाद हम इसके और तरीकेकार देखेंगे। क्या है कि ये तो हाइपोथेसिस के दो तरीकेकार है, किसी और तरीके के साथ भी हम इसको हल कर सकते हैं। क्या फार्मूलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को? तो जी हाँ, बिल्कुल हम इसको फार्मूलेट कर सकते हैं। अदर वेज है टू फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमने एक हाइपोथेसिस को डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के तहत समझने की कोशिश की और ये देखा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या चीज़ें होती हैं और हमने इसे एग्जाम्पल के साथ समझा। अब हम इसी एंगल से देख लेते हैं, क्या और भी तरीकेकार हैं? क्या हाइपोथेसिस जो है, जिसे हम मफरूज़ा कहते हैं, कि ये किसी और तरीके के साथ भी हल किए जा सकते हैं? कोई और तरीकेकार भी हैं जिन्हें हल किया जा सके? तो कुछ और भी तरीकेकार हैं, रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम हाइपोथेसिस को हल कर सकते हैं और वो मनर्जा झेल हैं अदर वेज फॉर फार्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। और कोई तरीकेकार फार्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस को निशानदेही करे और उन्हें हल करे। अब वो कौन कौन से तरीकेकार हैं? नंबर 1, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, मतलब तखय्युलाती और तसव्वुराती तौर पर भी हम सोच विचार करने के बाद किसी मसाइल को हल कर सकते हैं, किसी मसले को हल कर सकते हैं कि वो सोच विचार, वो तखय्युल जो हमारा है वो एक्यूरेट है, वो इसी मसले पर बहस करने के लिए है। तो ये एक और भी तरीका है जिसे हम इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन कहते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए भी हम इसको हल कर सकते हैं। रिलीजियस, मजहबी एंड फिलॉसफियाना ख्यालात, यानी कि मजहबी तौर पर भी देखा जा सकता है, फिलॉसफिकली भी देखा जा सकता है, फिलॉसफियाना ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए भी हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन, होमोलॉजी, मिलता जुलता, एंड सिमिलरिटी, एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, यानी कि ये भी देख सकते हैं हम क्या है कि इसका जो कंपैरिजन है किसी दूसरे प्रोसेस का मुवाजना करें, क्या आया कि ये उसके साथ या ये मसला दूसरे मसले के साथ मिलता जुलता है, क्या फर्क है इसमें? तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी हम ये फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नंबर 5 पर डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, अगर हमें कोई एक चीज दरियाफ्त हो जाती है, यानी कि हम कोई मसला हल कर रहे हैं तो हमें एक दरियाफ्त होती है चीज, हम उसी को मद्देनजर रखते हुए किसी और चीज को डिस्कवर करने लग जाते हैं, यानी हमें एक पॉइंट मिला, उसी पॉइंट को लेकर हम आगे किसी और चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स, यानी कि एक चीज दरियाफ्त हो गई, अब हम दूसरी चीज को भी दरियाफ्त कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का। तो हाइपोथेसिस में हमने लास्ट में क्या देखा कि अदर वेज फॉर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, वो आपके सामने नंबर 1 इमेजिनेशन, इंट्यूशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज,
comparisons and similarity with other process, discovery of one thing while looking for some other thing. तो ये वो वेज हैं जिससे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव के अलावा। बोर्ड के लिहाज से अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आता भी है और अक्सर लॉन्ग भी सवाल आता है, राइट अ नोट ऑन हाइपोथेसिस। और अब हमने हाइपोथेसिस को सेपरेटली जो कि सेकंड स्टेप था उसे तफसील के साथ हमने खत्म किया और पढ़ा और समझा। अब उसके बाद है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब ये जो हमने बातें सारी पढ़ी थी अब उसे टेस्ट करना, आया कि ये बात सही की जा रही है, जो मसले बयान हमने किए पीछे हाइपोथेसिस में डिडक्टिव और इंडक्टिव में उनके कंक्लूजन निकाले, क्या वाकई ही वो ठीक है, उनको हम एक्सपेरिमेंटेशन में ले आते हैं, बार बार हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आया कि वो गलती की गुंजाइश तो नहीं, आया कि ये एक्सेप्टेबल है, इसे मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा। द हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग अगेन जो भी हाइपोथेसिस होगी उसको हम बार बार टेस्ट करेंगे, बार बार हम उसको टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। The hypothesis is tested to be falsified। अगर ये मसला जो हम हल कर रहे हैं हाइपोथेसिस अगर गलत साबित हो जाता है तो टेस्ट के बाद गलत साबित हो गया तो ये गलत हो जाएगी। तो जितने भी हमने हाइपोथेसिस के बारे में जितने भी मसले को हल करने के लिए कोशिश की वो सारी बेकार जाएंगी अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ठीक साबित ना हुआ। लेकिन बट जोर दे रहा है बट अगर, लेकिन इफ द हाइपोथेसिस नॉट फॉल्सिफाइड, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद कोई भी इसको गलत साबित ना कर सका और फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, इसे आमतौर पर मान लिया जाएगा, फिर इसे कोई फॉल्सिफाइड नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। एंड यूज फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, और फिर इसे इस्तेमाल किया जाएगा आगे मजीद इसको स्टडी किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा, इसको थ्योरी में लाया जाएगा, फिर इसको साइंटिफिक लॉ में लाया जाएगा। और ये तमाम स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं ये एक साइंसी तरीके कार के जरिए हो रहे हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए होते हैं। हाइपोथेसिस, अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है थ्योरी का। अब थ्योरी में क्या है, जैसे मैंने आपको बायोलॉजिकल मेथड में अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बताया, जो अदर वेज है वो आपके सामने है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में अगर वो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं हुई तो जनरली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर वो आगे थ्योरी की तरफ मूव करें। तो अब हम थ्योरी को देख लेते हैं। बेसिकली थ्योरी क्या है, थ्योरी को डिफाइन करते हैं अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ द मेनी टेस्ट्स। थ्योरी वो बता रहा है सीरीज ऑफ द हाइपोथेसिस, मरहला वाइज एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पर बार बार तजर्बा करने के बाद जो चीज सही साबित हो और उसे कोई गलत ना कर पा रहा हो, बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कई तजर्बों के बाद भी वो गलत ना साबित हो, कई हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया जाए और वो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए तो हम फिर उसे थ्योरी कहते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ टेस्टेड हाइपोथेसिस, ऐसा हाइपोथेसिस जिसे हमने टेस्ट कर लिया है, जिसे हमने तजर्बे की बुनियाद पर बार बार तजर्बा करने के बाद सही साबित कर दिया और वो रिजेक्ट नहीं हुआ और वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो थ्योरी बन जाता है। थ्योरी दो तरह की होती है, अ थ्योरी में भी प्रेडिक्टिव एंड प्रोडक्टिव। थ्योरी की टू टाइप्स है, जिसे हम प्रेडिक्टिव भी कहते हैं और प्रोडक्टिव भी कहते हैं। तो बारी बारी इन दोनों को भी समझ लेते हैं। प्रेडिक्टिव थ्योरी क्या चीज है और प्रोडक्टिव थ्योरी क्या चीज होती है। प्रेडिक्टिव थ्योरी में गुड थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ये इसका दूसरा नेम है।
गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव, वो पेशेंट गोई करेगी, वो मुख्तलिफ चीजों को देखेगी, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेगी, एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, और हर सवाल का जवाब देने की सलाहियत रखेगी। यानी कि मोर एक्सप्लेनेशन होगी उसके अंदर, बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी पेशन गोई की गई होगी, और फिर उन सवालों के जवाब भी दिए होंगे। यानी कि उसमें एक्सप्लेन करने की पावर, वजाहती सलाहियत बहुत ज्यादा होगी। नंबर 2, प्रोडक्टिव थ्योरी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गुड थ्योरी। यानी कि ये अहम बात है गुड थ्योरी की, यानी कि प्रिडिक्टिव थ्योरी की। कैसे? इट मे बी सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, यानी कि ये बता सकती है नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस को, कि इस मसले को आप इस तरीके से भी हल करें, इस मसले को दोबारा तजर्बा किया जाए, यानी कि मोर न्यू एंड डिफरेंट वेज बता सकती है। इट इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्ट इज गोज ऑन। अब प्रेडिक्टिव में तो पेशेंट वही है, वजाहती सलाहियत मौजूद है, उसको ज्यादा अब दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिव जैसे कि बताया जा रहा है, एक फीचर है प्रेडिक्टिव का, तो वो कह रहा है इन केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्ट इज गोज ऑन। तो तजर्बात, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट बार बार किए जाएंगे उसको हल करने के लिए। कुछ एग्जांपल दी गई है, जैसे डार्विन थ्योरी। डार्विन आप सब जानते हैं एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, कि एक नस्ल, एक किस्म की नस्ल दूसरी किस्म की नस्ल को पैदा करती है, और जो नस्ल पैदा होती है अगली, उसके अंदर चेंजेस होती हैं, वो एवोल्यूशन है। माहौल के मुताबिक, डार्विन कहता है, माहौल के मुताबिक जानदार अगर अपने आप को ढाल ले तो उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। वो डार्विन ने उस थ्योरी को पेश किया। नंबर 2, सेल थ्योरी। सेल के बारे में थ्योरी, डिफरेंट साइंटिस्ट का अपना अपना रोल है इसके अंदर, जिन्होंने सेल के बारे में मुख्तलिफ बातें की। तो ये आपके सामने थ्योरी के बारे में है, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। थ्योरी का हमने डिफाइन किया, उसको समझने की कोशिश की, उसकी प्रेडिक्टिव और प्रोडक्टिव उसकी टाइप्स को, और फिर उसके अंदर हमने एग्जांपल दी। अब अगर ये बातें सच साबित होती हैं, अगर थ्योरी कोई गलत ना साबित कर सके और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद थ्योरी एक्सेप्ट हो जाए, मान ली जाए, तो वो लॉ बन जाती है। उसे हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज द साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक साइंसी कानून जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता। थ्योरी गलत हो सकती है, थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता है, जबकि लॉ को रिजेक्ट नहीं किया। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द लॉ। दिस इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बोर्ड में बार बार ये सवाल आता भी है और पूछा भी जाता है, थ्योरी और लॉ में फर्क क्या है? हाउ द थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ। साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक लॉ में सॉरी, मैनी साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्प्रूव थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं थ्योरी को गलत साबित करने की, कि हम इसको गलत साबित कर दें, इसको कानून ना बनने दें, क्योंकि कानून बन जाएगा तो वो सारी उम्र के लिए रहेगा, और उस साइंटिस्ट का नाम हर जगह लिया जाएगा, हर जगह पढ़ा जाएगा, और हर साइंटिस्ट चाहता है कि मैं आगे हूं, मैं अपने आप को शो करूं ज्यादा ज्यादा। तो मैनी साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्प्रूव थ्योरी, गलत साबित करना चाहते हैं। इफ द थ्योरी सर्वाइव, अगर वो साइंटिस्ट गलत ना कर सके, कोई प्रूफ ना दे सके, तो वो सर्वाइव करेगी, यानी कि वो थ्योरी लॉ की तरफ जाएगी। एंड सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की बुना पर दी गई है, वो सिंपल तरीके से नहीं दी गई, उसके ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ है। तो अगर साइंटिस्ट जितनी मर्जी कोशिश कर ले और वो थ्योरी को रद्द ना कर सके, वो थ्योरी को गलत ना साबित कर सके, बल्कि मान जाए, एक्सेप्ट कर लें, फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। देन इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। तब वो एक साइंसी कानून बन जाता है, और साइंसी कानून पर तमाम का इत्तेफाक होता है, और कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता, सब इस पर एग्रीड होते हैं। Many scientists try to disprove theory. If the theory survive and supported by experimental proof,
देन इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ, तब ये साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं होती। थ्योरीज अगर गलत साबित हो जाए तो वो लॉ नहीं बनता, अगर थ्योरी एक्सेप्ट हो जाए और वैलिड हो और वो लॉ बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म एंड फैक्ट ऑफ नेचर। डिफाइन करने के बाद साइंटिफिक लॉ को, अब थोड़े से इसकी फीचर्स को पढ़ लेते हैं, आया कि साइंटिफिक लॉ कैसे मुख्तलिफ है थ्योरी से। तो पहली बात है साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, फितरत के ऐन मुताबिक बात है और इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। एंड फैक्ट ऑफ नेचर, और फितरत के ऐन मुताबिक इट इज इंडिस्प्यूटेबल, ये नाकाबिल एतराज है, इस पे कोई एतराज नहीं कर सकते। सब ने एग्रीड होकर इसको ला बनाया, सब ने मुत्तफिक हुए कि ये रिजेक्टेबल नहीं है, ये बल्कि एक्सेप्टेबल है। इट इज इंडिस्प्यूटेबल एंड इररिफ्यूटेबल, जो नाकाबिल एतराज हो और जो रद्द ना हो सके थ्योरी, वो ला बन जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द स्केप्टिकल अप्रोच, ये सवालिया निशान पर होता है। कई सवाल के हमें आराम से इसके अंदर जवाब मिल जाते हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं होती जो अधूरी हो, जिसके पास जवाब देने की पावर ना हो। द लॉ आर मोर जनरल देन थ्योरी, ये ज्यादा जनरल होते हैं, ये ज्यादा वजाहती होते हैं, ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर रखते हैं, और उसे हम थ्योरीज एंड प्रोवाइड आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और ये ज्यादा से ज्यादा पेचीदा सवालों के भी जवाब देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं देते, बल्कि आराम से उन सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, जितने मर्जी वो कॉम्प्लेक्सेस हों। बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉ। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं और आपको पता है उस पर डिफरेंट लॉज हैं। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन बायोलॉजी इन शॉर्ट इन लॉ, वो कहता है बायोलॉजी में लॉ नहीं है, इतने शॉर्ट है, थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं? ड्यू टू द स्ट्रेंज एंड चेंजेस नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी में चेंजेस आ रही हैं, जो जानदार है वो अपने अभाव इजाज से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि हालात के मुताबिक जानदार अपने आप को ढालता है, मौसमी असरात की बुना पर वो वहां सर्वाइव करता है। जैसा माहौल होगा जानवर वैसे ही अपने आप को ढालेगा, वैसी जिंदगी बनाएगा अपने आप की। इसलिए एक लॉ उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर लमार का जिक्र करते, लमार कहता है कि जो ज़राफ़ा के अबाव इजाद हैं, उनकी गर्दनें छोटी होती थी, लेकिन उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने नेक, गर्दन के मसल को स्ट्रेच किया, खिंचाव दिया गर्दन को, और आहिस्ता आहिस्ता 1000 ऑफ द मिलियन ईयर्स के बाद उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कर ली। उन्होंने क्या किया? अपनी लंबी गर्दन कर ली। अब जो भी जिराफ है उनकी गर्दन क्या है? वो लंबी है। इसका मतलब यह हुआ कि जिराफ ने अपने अबाव इज़्दाद की वरासती खसूसियात को खत्म करके माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाला और एक नया जीन पैदा कर लिया जो कि लंबी गर्दन वाला, जिसे हम लॉन्ग नेक ऑफ द जीन इन जिराफ कहते हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि ये चेंजेस नेचर है, कि एवोल्यूशन होती है, इसलिए यहां पे ज्यादा लॉज नहीं है। एग्जाम्पल में साइंटिफिक लॉ में दो लॉ दिए गए हैं। दो साइंटिस्ट हैं, हैड वन बाय लॉ, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जीन फ्लो माइग्रेशन होती है, जीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जैसे जानदार मूव करते, जैसे हमने एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर इसको पढ़ा, जीन फ्लो को, जीन फ्रीक्वेंसी को। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के लॉ है विरासत पर। मेंडल्स क्या कहता है? मेंडल एक साइंटिस्ट है, उसने यही कहा था कि जो भी विरासती खसूसियात होती है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। उसने इसी पर दो कानून दिए, इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जो आपको अच्छी तरह पता है ये बात। तो ये बात कोई गलत साबित ना कर सका कि जानदार अपने खसूसियात को अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करते हैं। ये बात एक्यूरेट है, ये एक्सेप्टेबल है, ये जनरल है और ये फैक्ट ऑफ नेचर है।
इस चीज को कोई भी रद्द ना कर सका और इसलिए ये लॉ बन गया। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, जो हमने तफसील के साथ बायोलॉजिकल मेथड्स को पढ़ा। हमने डिफरेंट स्टेप्स को पढ़ा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ। ये हमने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप तमाम बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा, जिसमें आपके सामने सेकंड क्लास में थ्योरी है, उसकी टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, साइंटिफिक लॉ लास्ट में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील है और उसके एग्जांपल है जिसको आपको मैंने बारी बारी बताया। ये है सवाल बायोलॉजिकल मेथड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।